तो हम लोगों ने बात किया था कल के वीडियो में कि जब मीर कासिम अवध चला जाता है मदद मांगने, तो अंग्रेज 1763 में मीर जाफर को दोबारा से बंगाल का नवाब बना देते हैं। और आगे चलकर मीर जाफर के कुछ ऐसे प्राकृतिक कारणों से मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है। तो फिर अंग्रेज क्या करते हैं, जो मीर जाफर का बेटा रहता है नजमुद्दौला, उसको बंगाल का नवाब बना देते हैं। तो अभी अंग्रेज बंगाल और अवध और मुगल मुगल इन तीनों से संधियां करेंगे। तो हम लोग एक एक करके देख लेंगे। सबसे पहले ये लोग किससे संधि करते हैं अंग्रेज? जो बंगाल का नवाब रहता है नजमुद्दौला, उससे संधि करते हैं। लिखेंगे फरवरी, लिखेंगे फरवरी 1765 में नजमुद्दौला फरवरी 1765 में नजमुद्दौला से संधि। तो अंग्रेज क्या समझौता करते हैं? हम लोगों ने बात किया था कि पलासी की लड़ाई जब होती है, पलासी की लड़ाई से पहले बंगाल के नवाब के पास बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में जो है सैनिक होते थे। लेकिन पलासी की लड़ाई जब जीत जाते हैं अंग्रेज, तो पलासी की लड़ाई के बाद बंगाल में सैनिकों की संख्या और बहुत ही कम कर दिया था। तो जब बक्सर का युद्ध हुआ, तो बक्सर युद्ध के बाद अभी जो संधि करेंगे नजमुद्दौला से, इसको कहेंगे भाई तुमको सेना वेना नहीं रखना है। जो सेना थी पूरी तरीके से सेना को कम कर दिया एकदम, मतलब थोड़ी बहुत ही जो सेना रह गई होगी नजमुद्दौला के पास, मतलब सेना का अंग्रेजों ने कहा कि इसके पास सेना रहेगा तो कल को फिर से हमें चुनौती देगा, तो इसके पास सेना नहीं रहना चाहिए ताकि ये फिर से हमें चुनौती दे ना सके। तो अंग्रेजों ने बड़ी संख्या में सैनिकों की कटौती कर दी कि अभी भाई तुमको सैनिक रखने की जरूरत नहीं है, अभी हम हैं यहाँ पर। तो बड़ी संख्या में पहले अंग्रेज क्या करते हैं, कटौती करते हैं सैनिकों की। तो उसको लिखेंगे पहले। और अंग्रेज क्या समझौता करते हैं? और अंग्रेज कुछ ऐसा समझौता करते हैं कि पहले तो उन्होंने जो बंगाल के नवाब के पास जो भी सेना थी उसमें कटौती कर दी कि मान लो तुम्हारे पास सेना रहनी ही नहीं चाहिए। अंग्रेजों ने कहा ससुरा अगर तुम्हारे पास में सेना रहेगी तो कल को फिर से तू हमको चुनौती देगा, मतलब अंग्रेजों ने कहा इसके पास सेना छोड़ना ही नहीं। तो जो भी सेना बची खुची थी उससे भी और भी कम कर दिया। उसके बाद अंग्रेजों ने क्या कहा, अंग्रेजों ने कहा कि हम लोगों ने तुमको नवाब बनाया है, तो अभी जैसा जैसा हम कहेंगे वैसा वैसा तुम करोगे। अंग्रेज कहते हैं अरे पकड़ सुन, अभी तो अपनी मर्जी से काम नहीं करेगा। तो नजमुद्दौला करता है अरे सरकार तो क्या मर्जी से करें? तो अंग्रेज कहते हैं रुक बताते हैं। मुगलों के टाइम पे प्रांत जो थे, प्रांत को कहते थे सूबा, और जो प्रांतपति होते थे उनको सूबेदार कहते थे। तो एक तरीके से देखा जाए जो नवाब था नजमुद्दौला बंगाल का सूबेदार हो गया। तो अंग्रेजों ने कहा हम बंगाल में एक नायब सूबेदार, अंग्रेजों ने कहा हम बंगाल में एक नायब सूबेदार की नियुक्ति करेंगे और तू ससुरा जो भी काम करेगा, अंग्रेज कहते हैं नजमुद्दौला से अंग्रेज कहते हैं कि हम बंगाल में एक नायब सूबेदार की नियुक्ति करेंगे और तू ससुरा जो भी करेगा, जो कुछ भी काम करेगा, सब कुछ उस नायब सूबेदार से पूछ के करेगा, उसके साथ सलाह पर करेगा। मतलब तो कोई भी काम तो अपनी मर्जी पे नहीं करेगा, अंग्रेज कहते हैं ऐसा नवाब को। मतलब अब जो भी कार्य करेगा नवाब नजमुद्दौला, वो अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करेगा। जो कुछ भी उसे करना है पहले वो पूछेगा नायब सूबेदार से। और उसकी नियुक्ति कौन कर रहा है? नायब सूबेदार की नियुक्ति कर रहे हैं अंग्रेज। जो भी अभी करना है नवाब को, पहले नायब सूबेदार से पूछेगा हाँ ये करना है कि नहीं करना है, करना है कि नहीं करना है। जब वो कहेगा हाँ ठीक ये करो तो उसको वो नवाब करेगा। जब नायब सूबेदार कहेगा ये नहीं करना है तो उसको नहीं करेगा। मतलब अभी पूरी तरीके से बंगाल का जो प्रशासन होगा वो नायब सूबेदार की सहायता से संचालित होगा। तो ये पॉइंट भी हम लोग लिख लेंगे, नायब सूबेदार यानी कि डेप्यूटी गवर्नर। तो अभी अंग्रेजों ने क्या किया, जो बंगाल का नवाब था नजमुद्दौला, उसके सैनिकों की संख्या में कटौती कर दी। बड़ी मतलब कि जितने भी सैनिक थे बड़ी संख्या में सैनिकों की कटौती कर दी। और अभी कहा कि जो भी तू करेगा सब कुछ नायब सूबेदार से पूछ के करेगा। तो मतलब कि अब बंगाल के नवाब के पास शक्तियां रह ही नहीं गई अभी, मतलब सिर्फ एक मुखौटा है सिर्फ कि नवाब है तू, मतलब एक सिर्फ सांकेतिक तौर पर है
अंग्रेजों ने कहा कि बस अभी तू नवाब है, बस नाम मात्र के तू नवाब है, तेरे पास कोई शक्तियां रहेगी नहीं। बंगाल के नवाब के पास अभी कोई शक्तियां रह नहीं गई थी, बस वह नवाब था, नाम मात्र का नवाब था। नवाब जैसी उसके पास कोई शक्तियां थी नहीं, न उसके पास सेना थी वैसी, न वो अपनी मर्जी पर कुछ कर सकता है। तो मतलब अभी जो कुछ भी चल रहा है अंग्रेजों की मर्जी से चलेगा इसके आगे। तो अभी हम लोगों ने देख लिया कि फरवरी 1765 में संधि हुई किसके साथ? बंगाल के नवाब नजमुद्दौला के साथ। अभी आगे क्लाइव आता है दोबारा से भारत में। क्लाइव के ऊपर मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा अभी यहाँ पर। क्लाइव के ऊपर बात करें तो क्लाइव जो था वो कंपनी की सेना में क्लर्क था। क्लाइव के पिताजी भी ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी करते थे। अब क्लाइव ही कंपनी की सेना में क्लर्क था। क्लाइव बहुत ही साहसी और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। हम लोगों ने देखा था जब सेकंड कर्नाटिक युद्ध, जब हम लोग बात कर रहे थे सेकंड कर्नाटिक युद्ध की, उसमें हम लोगों ने देखा था क्लाइव प्रशासनिक अधिकारी था, प्रशासनिक कर्मचारी था, क्लर्क था, लेकिन वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है क्लाइव, जबकि वो सेना में नहीं था। वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और उसी के सुझाव पर जो आर्काट घेराबंदी की गई थी, क्लाइव के ही सुझाव पर की गई थी। और जब आर्काट में सफलता मिलती है क्लाइव को, तो उसे ऊंचा पद दे दिया जाता है। और देखते ही देखते क्लाइव ने ऐसे बहुत ही छोटी मोटी लड़ाइयों में सफलता हासिल की थी। अंग्रेजों का जो पूरा मोर्चा ही पलट दिया था वो किसके द्वारा किया गया था? क्लाइव के द्वारा ही किया गया था। पहले फ्रांसीसियों को पलड़ा भारी पड़ रहा था, लेकिन क्लाइव के आने के बाद पूरी की पूरी जो गाड़ी थी, पूरा जो था पिक्चर जो था पूरा पलटी मार लिया था। अंग्रेजों का पलड़ा अभी भारी पड़ने लगेगा और फ्रांसीसी कमजोर पड़ने लगेंगे। ये सब किसकी वजह से हो रहा था? क्लाइव की वजह से। जैसे आर्काट घेराबंदी जब हुआ था, क्लाइव ने सफलता दिलाई, उसके बाद उसे और भी ऊंचा पद मिला। उसके बाद और भी कुछ छोटी मोटी लड़ाइयों में उसे सफलता मिलती है। और जब बंगाल हम लोग बात कर रहे थे पलासी की लड़ाई में, जब जो बंगाल में था सिराजुद्दौला ने जब कलकत्ता पर कब्जा किया, अंग्रेजों को वहां से भगाया था, तो फिर से क्लाइव को ही जिम्मेदारी दी गई थी कि कलकत्ता पर फिर से नियंत्रण करना है। तो क्लाइव की वहां पर बहुत ही बड़ी भूमिका थी। क्लाइव सेना भेजता है कर्नाटक से, मद्रास से सेना भेजता है बंगाल में, तो वहां पर वो सेना काम आती है। क्लाइव के नेतृत्व में ही सेना भेजी गई थी। उसके बाद हम लोगों ने देखा था तीसरे कर्नाटिक युद्ध में, जब तीसरा कर्नाटिक युद्ध चल रहा था, तो क्लाइव ने सेना भेजी थी बंगाल से। तो वहां से भी बंगाल से भी सेना भेजी गई थी, किसके द्वारा? क्लाइव के द्वारा। तो क्लाइव लगातार जो है उसको जीत हासिल होती जा रही थी और क्लाइव को भारत की अच्छी खासी समझ हो गई थी। क्लाइव ने इतनी सफलता हासिल की थी, इतने युद्धों को जीता था। क्लाइव के पास एक अच्छा खासा अनुभव आ गया था, उसे भारत की परिस्थितियों की समझ हो गई थी अच्छे तरीके से। तो अभी क्या हुआ, हम लोगों ने अभी बात किया फरवरी 1765 में, अभी हम लोगों ने बात किया फरवरी 1765 में ये जो बंगाल में संधि हुई नजमुद्दौला से, ये किसके साथ हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी और नजमुद्दौला के साथ। तो क्लाइव इस टाइम पर नहीं है। क्लाइव को ऐसे ही देखते देखते जो है क्लर्क से देखते ही देखते वो गवर्नर बन जाता है, बंगाल का गवर्नर बन जाता है पलासी युद्ध के बाद। तो 1760 में क्या होता है, अंग्रेज 1760 में क्या करते हैं, क्लाइव को वापस बुला लेते हैं ब्रिटेन। तो क्लाइव चला जाता है ब्रिटेन, अच्छा खासा उसका जीवन चल रहा था, जो है बढ़िया से मौज मस्ती कर रहा था। फिर अंग्रेजों ने देखा यहाँ पर संधि हुई नजमुद्दौला से, तो अंग्रेजों ने फिर से क्लाइव को भेजा। उसे भारत की राजनीतिक परिस्थितियों की जो समझ थी क्लाइव को, ये बात पता थी अंग्रेजों को कि इसे, ब्रिटेन वालों को ये बात पता थी कि क्लाइव को भारत की परिस्थितियों की समझ है, अच्छे तरीके से समझ है क्लाइव को। तो इसलिए ब्रिटेन वालों ने फिर से क्लाइव को भेजा भारत दूसरी बार। पहले एक बार गवर्नर रह चुका था क्लाइव, भारत में बंगाल का गवर्नर एक बार क्लाइव रह चुका था, अभी दूसरी बार उसको क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाकर भेजा जाएगा। तो ये जो संधि हुई नजमुद्दौला से 1765 में, ये तो क्लाइव नहीं था इस टाइम पर। फिर से इसके बाद जो संधि होगी आगे की अवध और मुगल बादशाह के साथ, वो संधियां कौन करेगा? क्लाइव करेगा। तो क्लाइव देखते ही देखते वो एक जो है कंपनी में क्लर्क था, क्लर्क से देखते देखते गवर्नर बन गया और फिर से दोबारा उसे गवर्नर बनाया गया बंगाल का। और क्लाइव की यहाँ पर बड़ी भूमिका होती है।
जो पहली संधि हुई नजमुद्दौला के साथ वो तो क्लाइव के नेतृत्व में नहीं हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से दूसरा कोई था। दूसरी बार जो संधि होगी अवध और मुगल बादशाह से, वो कौन करेगा? क्लाइव करेगा। तो अभी हम लोग उस पर बात करते हैं। पहले एक बार हम लोग नोट करके लिख लेंगे। हम लोगों ने जो 1765 में नजमुद्दौला के साथ जो संधि देखा, उसके आगे लिखेंगे मई। वो संधि कब हुई नजमुद्दौला के साथ? फरवरी 1765 में। क्लाइव कब आता है? मई में आता है, मई 1765 में। अंग्रेज कहते हैं जाओ भाई, अभी देखो अभी आगे क्या करना है, भारत को कैसे लूटना है, कैसे अपना जो है वहां पर आगे लूटपाट की जो है संभावना बनी रहे। अंग्रेज कहते हैं जाओ अभी क्लाइव देखो, तुमको क्या करना है, जाओ देखो तुम करो। अभी आगे कैसे लूटपाट करते रहना है हमें, उसके लिए फिर से क्लाइव को भेजते हैं बक्सर युद्ध के बाद, मई 1765। तो इसमें देखेंगे हम लोग जो मुगल बादशाह रहता है शाह आलम द्वितीय, हम लोगों ने बात किया था, अंग्रेजों ने उसको पराजित किया था, तो अभी अंग्रेज उससे कुछ तो मांग करेंगे ही। तो ये जो बंगाल बिहार उड़ीसा का क्षेत्र था, यहाँ पर बनाता हूँ मैं। ये बंगाल बिहार उड़ीसा का क्षेत्र था। इस अंग्रेजों ने क्या कहा? अंग्रेजों ने कहा कि बंगाल बिहार और उड़ीसा, यहाँ पर हमें दीवानी का अधिकार, ये भी हमें दे दो। अंग्रेजों ने कहा मुगल बादशाह से, बंगाल बिहार उड़ीसा का क्षेत्र भी हमें दे दो। अंग्रेज चाहते तो ये अधिकार जो बंगाल के नवाब थे उससे भी ले सकते थे, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया। अंग्रेजों ने मुगल बादशाह से ये अधिकार लिया। क्यों अंग्रेजों ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अभी भी जो था, भले ही मुगल कमजोर पड़ गए थे, बंगाल चाहे बंगाल का शासक मुगलों को जो है पैसे वगैरह दे या ना दे, राजस्व दे या ना दे, लेकिन अभी भी बंगाल के नवाब मुगलों को अपने बॉस के तौर पर देखते थे। ये बात पता थी किसको? अंग्रेजों को। तो अंग्रेजों ने कागज पर अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए ये समझौता किससे किया? मुगलों से। मुगलों से साइन करवाए, अपनी कागज पर अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए मुगलों से अधिकार लिया, मुगल बादशाह से साइन करवाया वहां पर। तो मुगल बादशाह ने बंगाल बिहार उड़ीसा में दीवानी अधिकार दे दिया किसको? अंग्रेजों को। दीवानी अधिकार का मतलब हम बात करते हैं अभी। दीवानी अधिकार का मतलब इसमें भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू और माइनिंग से और जंगलों वगैरह से सीमा शुल्क, जो भी जितना भी इनकम होगा, टोटल इनकम। दीवानी अधिकार का मतलब टोटल इनकम जितना होगा वो पूरा कौन लेगी? अभी कंपनी लेगी। केवल लैंड रेवेन्यू नहीं, टोटल इनकम जो होगी पूरा कौन लेगी? अब कंपनी लेगी। अगर हम लोग बात करें केवल लैंड रेवेन्यू की, तो बंगाल बिहार में उस टाइम पर केवल लैंड रेवेन्यू से, केवल भू राजस्व से लगभग 3 करोड़ से ज्यादा कुछ इनकम होती थी, केवल भू राजस्व से। तो टोटल इनकम तो और भी ज्यादा ही होगा। तो ये पॉइंट हम लोग लिख लेंगे, नेक्स्ट पॉइंट। और हम लोग ने बात किया था पहले भी, इधर हो गया बंगाल, इधर हो गया हैदराबाद, इधर कर्नाटक। तो ये कर्नाटक का क्षेत्र हो गया, ये हैदराबाद हो गया हमारा। तो हम लोगों ने बात किया था कर्नाटक युद्ध में, ये जो रहता है तटवर्ती इलाका आंध्रा का, इसको क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार। कर्नाटक युद्ध में भी बात किया था हम लोगों ने। तो कर्नाटक युद्ध में हम लोगों ने बात किया था कि 1766 में क्या होता है, यहाँ का जो निजाम रहता है हैदराबाद में, वो भी समझ जाता है कि अंग्रेजों से पंगा लेना ठीक नहीं है। वो भी 1766 में अंग्रेजों को ये क्षेत्र दे देता है। अंग्रेजों को जो यहाँ पे निजाम रहता है, उत्तरी सरकार का क्षेत्र 1766 में अंग्रेजों को दे देता है। क्यों? क्योंकि 1765 में जो मुगल शासक थे, इस संधि में मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उस क्षेत्र का जागीर दे दिया था। जो मुगल बादशाह थे, इस संधि में उन्होंने क्या किया था? अंग्रेजों को उत्तरी सरकार का जागीर दे दिया। जागीर यानी कि वहां से जो
इनकम होगी, टोटल इनकम वहां से जो होगी उत्तरी सरकार से जो टोटल इनकम होगा वो अभी कौन लेगा, कंपनी लेगी जागीर, यानी कि वहां से जो इनकम होगा। तो मुगल बादशाह ने उत्तरी सरकार का जागीर दे दिया किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो इसको भी हम लोग लिख लेंगे। तो वो ये ये अधिकार उनको कब मिला, अंग्रेजों को, उत्तरी सरकार का जागीर अंग्रेजों को कब मिल गया, 1765 में ही मिल गया था। मतलब कागज पर तो अंग्रेजों को मिल गया था, कानूनी तौर पर अंग्रेजों को मिल गया था 1765 में ही। उत्तरी सरकार का क्षेत्र अगर हम लोग बात करें, ये अंग्रेजों को कब मिल गया था, 1765 में ही, इस संधि के द्वारा। लेकिन कानूनी तौर पर ये मिल गया था कागज पर। लेकिन अभी अंग्रेजों ने कहा पहले हम कागज पर अपनी स्थिति मजबूत कर लेते हैं, बाद में हम तो तलवार से क्षेत्र तो ले ही लेंगे, बाद में तलवार के दम पर भी क्षेत्र ले लेंगे। तो 1765 में अंग्रेजों ने ले लिया, अधिकार ले लिया कागज पर मुगलों से, और 1766 में क्या करेंगे, अंग्रेज इस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण कर लेंगे। क्योंकि जो निजाम रहता है हैदराबाद का वो भी समझ जाता है कि अंग्रेजों से ज्यादा पंगा लेना ठीक नहीं है हमारे लिए, वो देता है फिर अंग्रेजों को, कहता ले जाओ भैया, उत्तरी सरकार का क्षेत्र ही चाहिए तुमको, ले जाओ। क्षेत्र का जागीर भी दिया, मतलब वहां से जो इनकम होगी उत्तरी सरकार से जो जो इनकम होगी उत्तरी सरकार से, वो अब कौन लेगा, अब लेगी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अब उसके आगे क्या होगा, अंग्रेजों ने पहले मुगल बादशाह से ये साइन तो करवा लिया कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा का जो है टोटल दीवानी अधिकार जो होगा अभी हम लेंगे, इस पे साइन करवाया। और क्या साइन करवाया, उत्तरी सरकार जो तटवर्ती इलाका है उत्तरी सरकार, उससे उसका भी जागीर हमें दे दो, उस पे भी साइन करवाया अंग्रेजों ने। अभी अंग्रेज क्या कहेंगे मुगल बादशाह को कि भैया तुम पहले दिल्ली में रहते थे, अभी तुम दिल्ली को भूल जाओ, अभी दिल्ली तुम हमें दे दो, अभी तुम कहाँ रहोगे हम बताते हैं। जब कहता है मुगल बादशाह तो भैया हम दिल्ली में नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे, तो अंग्रेज कहते रुको बताते हैं तुमको कहाँ रहोगे तुम। तो ये हो गया बंगाल, इधर हो गया अवध, इधर हो गया दिल्ली, बंगाल, अवध, दिल्ली। तो पहले मुगल यहाँ दिल्ली में रहते थे, ये हो गया अवध का इलाका। तो अवध के पास अभी इलाहाबाद, इलाहाबाद और काड़ा, ये दो शहर किसके पास थे इस टाइम पर, अवध के पास थे। तो अंग्रेजों ने अवध को तो हराया ही था, अंग्रेजों ने कहा अवध से भैया ये तुम इलाहाबाद और कड़ा का चित्र हमको दे दो, अंग्रेजों ने कहा अवध से। तो अवध ने दे दिया, हार गया था बेचारा, क्या करता, देना पड़ा उसको। अभी अंग्रेज जो जो कहेंगे उसको मानना पड़ेगा अभी। तो अंग्रेजों ने इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र अवध से लेके किसको दिया, मुगल बादशाह को। कहा कि भैया तुम अभी दिल्ली भूल जाओ, तुम दिल्ली में अभी मत रहो, तुम यहाँ अवध के पास इधर कुछ क्षेत्र था, दो शहर थे इलाहाबाद और कड़ा, इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र किसको दिया, मुगल बादशाह को। कहा तुम अभी यहाँ पर शासन करो। अगर अंग्रेज चाहते तो मुगल बादशाह की कहानी यहाँ पर खत्म भी कर सकते थे, अंग्रेज चाहते तो अगर अंग्रेज मुगल बादशाह को यहाँ पर टपका सकते थे, आसानी से टपका देते हैं, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया। क्लाइव के माइंड में क्या था कि आज पीछे जो है, मतलब पहले तो पूरे भारत पर किसका शासन था, मुगलों का ही शासन था। क्लाइव को ये बात पता थी कि कागज पर मुगलों का अभी भी दावा रहता है, आज नहीं तो कल पहले पूरे भारत पर जो है मुगलों का सांकेतिक पूरा था, अधिकार था पूरे भारत पर, मुगल पूरे भारत पर शासन करते थे, आज भी उनका सांकेतिक तौर पर दावा रहता था। तो क्लाइव को यह बात पता थी कि आज नहीं तो कल मुगल हमारे काम आएंगे, हम इसको संभाल के रख लेंगे, तो आगे साइन करने पर हमें कोई भी साइन करवाना होगा तो ये हमारे काम आ जाएगा। तो इसलिए क्लाइव ने क्या किया, मुगल बादशाह को संभाल कर अपने पास रख लिया, कहा भैया तुम इलाहाबाद और कड़ा में रहो, दिल्ली को भूल जाओ। क्लाइव ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसको ऐसा पता था क्लाइव को कि आगे ये हमारे काम आएगा, हमें कुछ भी साइन वगैरह करवाना हुआ कागज पर हमारी स्थिति मजबूत करने में ये हमें काम आएगा, साइन करवाने में। अंग्रेज ऐसा क्यों कर रहे थे, क्लाइव के माइंड में यह था कि भारत में या फिर ब्रिटेन में कोई हमें
ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई चुनौती ना दे सके उसके अधिकारों को लेकर कि भाई तुम्हारे पास सबूत क्या है। तो इसलिए क्लाइव ने मुगल बादशाह को संभाल के रखा था इलाहाबाद और कड़ा के क्षेत्र में। क्लाइव ने कहा तुम यहाँ पर रहो, इलाहाबाद और कड़ा के क्षेत्र में तुम रहो, शासन करो अपना। तो अब भैया वो शासन कहाँ से करेगा? वो मुगल बादशाह कहता है भैया मैं शासन कहाँ से करूँ, मेरे पास पैसे है ही नहीं, मैं कैसे हमारे पास जो लोग हैं हमको कैसे वेतन देंगे, हम अपना खर्चा कैसे निकालेंगे। क्लाइव कहता है रुको बताते हैं तुमको। क्लाइव कहता है हम तुमको पेंशन देंगे। कहता है कितना दोगे? मुगल बादशाह कहते हैं कितना दोगे? तो कहते हैं वो क्लाइव कहता है हम तुमको 26 लाख रुपए पेंशन देंगे वर्ष का, प्रति वर्ष इतना पेंशन तुमको देंगे, इसमें तुमको अपना खर्चा देखना है। तो कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र दे दिया किसको? क्लाइव ने दे दिया कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र मुगल बादशाह को, और अपना शासन अपना खर्चा संभालने के लिए, अपना खर्चा देखने के लिए 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन भी दे दिया। तो ये पॉइंट भी हम लोग नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं क्या समझौता हुआ। अभी ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कहा अवध के शासक को कि भाई अभी तुम सेना मत रखो। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध को कहा कि अभी तुम सेना वेना कुछ नहीं रखोगे, अभी तुम्हारी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी हमारी होगी, अभी तुम्हारी जो अवध का सुरक्षा होगा उसकी पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर रहेगी। अंग्रेजों ने कहा अवध को। अवध खुश हो गया, अरे ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। अभी अंग्रेज क्या कहते हैं? अंग्रेज कहते हैं बदले में तुमको उसका सेना का खर्च हमें देना पड़ेगा। आज कहता है अरे बकलवा, तो ये तो पहले बता देना चाहिए था ना। अंग्रेजों ने कहा तुम सेना नहीं रखोगे, अवध की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे ऊपर रहेगी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर रहेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी सेना देगी उसको सुरक्षा के लिए, सेना रहेगी ईस्ट इंडिया कंपनी को, सुरक्षा करेगी अवध की, बदले में अवध को उस सेना का खर्च देना पड़ेगा ईस्ट इंडिया कंपनी को। ये कहा गया। और क्या कहा गया और हम आगे देखते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं। खर्च देना होगा। तो अभी अंग्रेजों ने ये ऐसा क्यों किया, ऐसा समझौता क्यों किया अंग्रेजों ने? अंग्रेज तो चाहते तो अंग्रेज जीत चुके थे, बंगाल के शासक को, अवध के शासक को, मुगल को अंग्रेजों ने हरा दिया था। अंग्रेजों ने हरा दिया था तो अंग्रेज चाहते तो मुगलों को हटा सकते थे रास्ते से, अवध को भी टपका सकते थे। यहाँ पर अवध को हटा के अवध के शासक को टपका के खुद यहाँ पर शासन कर सकते थे, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा क्यों नहीं किया? अंग्रेजों ने कहा तुम शासक रहो, ना तुम ही रहो, लेकिन सेना हमारी रहेगी, तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे ऊपर रहेगी, सेना हमारी रहेगी, सेना सुरक्षा हम तुम्हारी करेंगे, लेकिन बदले में तुमको सेना का खर्च देना पड़ेगा। चाहते तो अंग्रेज अवध के शासक को हटा सकते थे, उसको हटा के अवध के नवाब को हटा के खुद भी शासन कर सकते थे, लेकिन अंग्रेजों ने कहा नहीं, नवाब तुम ही रहो, शासन तुम करो, लेकिन हमारे इशारों पर करोगे, जो जो हम कहेंगे वो तुम करोगे। अंग्रेजों ने ऐसा इसलिए किया कि अंग्रेजों को, क्लाइव को ऐसा लगता था, क्लाइव के माइंड में ये था कि पहले हमें जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा का जो क्षेत्र मिल गया है, पहले हम उस पर अच्छी तरीके से अपना पैर जमा लेते हैं, पहले वहां पर अच्छे तरीके से अपना नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं, फिर हम आगे चलकर तो हम पूरे भारत पर नियंत्रण अपना करेंगे ही। पहले जो हमारे हाथ में आ जा रहा है उसको हम पहले अच्छे से संभाल लेते हैं, अच्छे से उस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, लेकिन अंग्रेजों के माइंड में ये था, क्लाइव के माइंड में ये था कि अवध हाथ से छूटना नहीं चाहिए, इतना हमें करके रखना है कि अवध हाथ से निकल ना जाए। तो इसलिए क्लाइव ने यह प्रावधान किया कि सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे ऊपर रहेगी, सेना हम देंगे सुरक्षा के लिए, बदले में तुमको पैसे देने पड़ेंगे, सेना का खर्च देना पड़ेगा तुमको हमें। तो इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी, अभी उसका खर्च कौन उठा रहे हैं? अवध। तो अवध के खर्चे पर एक बड़ी सेना किसके पास आ गई? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। उसका खर्चा तो अवध ही दे रहा है, उसका खर्चा तो अवध ही चुका रहा है ना। तो अवध के खर्चे पर एक बड़ी सेना ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गई, और वो सेना आगे चलकर साम्राज्य विस्तार के लिए बहुत ही काम आएगी। तो ये पॉइंट हम लोगों ने नोट कर लिया। आगे देखते हैं क्या हुआ। आगे कुछ ऐसा हुआ कि जब अंग्रेजों ने हरा दिया अवध के नवाब को, उसको नवाब बनाया, फिर से रहने दिया, कहा कि ठीक है तुम नवाब रहो, हम शासन तुम करो। तो फिर अंग्रेज उससे कुछ लेंगे ना, पैसा वगैरह तो लेंगे। तो अवध ने बड़ी राशि लगभग 50 लाख रुपए कुछ गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में दिया था, मुआवजे के रूप में, गिफ्ट के रूप में अंग्रेजों को दिया था।
लगभग 50 लाख रुपए कुछ एक बड़ी राशि दी थी अवध ने, तो उसको भी। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, और क्या कहा अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने कहा कि हम, यानी कि कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी अवध में जो भी व्यापार करेंगे उस पर उन्हें कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं रहेगी। यानी कि वो अब अवध में फ्री ट्रेड करेंगे। अवध में जो भी व्यापार करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी, उसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को कोई टैक्स देने की, कोई कर देने की जरूरत नहीं है, यानी कि फ्री ट्रेड करेंगे अब। तो ये भी समझौता किया गया, तो इसको भी हम लोग नोट करेंगे। अभी जब क्लाइव आ गया था भारत में दोबारा, जब क्लाइव को दोबारा बंगाल का, क्लाइव को जब दोबारा बंगाल का, तो अभी जब क्लाइव को भेजा गया था दोबारा, बंगाल का गवर्नर बनाकर भेजा गया था क्लाइव को, जब दोबारा भेजा गया, तो अभी क्लाइव से पहले ये संधियां कर ली गई थी, किससे, नजमुद्दौला से। क्लाइव के आने से पहले बंगाल से संधियां कर ली गई थी। क्या संधि की गई थी उसमें हम लोगों ने देखा था कि ये था बंगाल बिहार, नहीं, तो अभी हम लोग बात करेंगे, कुछ पॉइंट हम लोग नोट करके लिख लेंगे। तो जो बंगाल का नवाब था नजमुद्दौला, नजमुद्दौला क्या कहता है, भैया तुमने बंगाल बिहार उड़ीसा पूरा जो है यहाँ का दीवानी अधिकार तो ले लिया, दीवानी अधिकार तुमने पूरा यहाँ का ले लिया, पूरा यहाँ से जो इनकम होगा तुम वहीं ले लोगे, तो हम नवाब हैं, तो हम अपने खर्चे कहाँ से देखेंगे। अंग्रेज कहते हैं हाँ बात तो ससुरा ठीक कर रहा है यार, इस बकरोला को दे देते हैं। तो वो जो नवाब था नजमुद्दौला कहता है, अरे भाई हमको कुछ दो ना यार, हम अपने खर्चे चलाए, उसके लिए हमें कुछ पैसे तो लगेंगे ना। हम हमारे खर्चे हैं, हमारे प्रशासनिक अधिकारी, हमारे कर्मचारी हैं, उनको कुछ वेतन वगैरह तो देना पड़ेगा, हमें हमें अपने खर्चे तो देखने पड़ेंगे ना। पूरा इनकम तो तुम ही ले रहे हो, इंडियन कंपनी को कहता है, नवाब कहता है अंग्रेजों को, पूरा इनकम तो तुम ही ले रहे हो, हमें तो कुछ खर्चे के लिए दो ना। तो अंग्रेज कहते ठीक है ससुरा, दे सकते हो, रुक। तो जो क्लाइव था, क्लाइव क्या करता है अभी, क्लाइव कहता है ठीक है हम तुरा को 52 लाख रुपए देंगे प्रति वर्ष का। बंगाल के नवाब से पहले संधि की जा चुकी थी, क्लाइव के आने से पहले बंगाल के नवाब से संधियां हो गई थी। अगस्त 1700, हमने बात किया फरवरी 1765 में नजमुद्दौला से संधि हो गई थी। क्लाइव के आने के बाद फिर से एक संधि की जाती है, तो उसमें ये प्रावधान किया जाता है प्रति वर्ष हम तुमको 52 लाख रुपए देंगे। तो इसको भी हम लोग नोट कर लेते हैं।